बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं हृदय से आज के कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो कार्यक्रम है ये 10वां कार्यक्रम है और हम निरंतर 2.5 माह से पौने 3 माह से इस प्रयास में सफलता हासिल कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के इस कड़ी में आज की अध्यक्षता पिंडरा कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह उपवेजा जी करेंगे। हम पिछले जो 2.5 माह से निरंतर इस प्रयास को कर रहे हैं, उत्तरोत्तर हम लोग देख रहे हैं कि इसका लाभ हमारे वरिष्ठ जनों को मिल रहा है। साथ ही साथ आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं हृदय से सभी डॉक्टर्स जो ईश्वर के बाद हम लोगों के लिए दूसरे ईश्वर के रूप में धरती पे जीवन देते हैं, स्वास्थ्य लाभ देते हैं, उसकी जानकारियां देते हैं, आज हमारे साथ वो मंच पर उपस्थित हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और जो जानकारियां वो वरिष्ठ जनों के लिए देंगे संभवतः वो हम सभी के लिए बहुत ही सार्थक होगी। और इस उम्र में यदि हमें समय पे जानकारियां मिल जाएं तो निश्चित ही हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे और किसी भी प्रकार की परेशानियों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। आज का कार्यक्रम डॉक्टर अभिजीत रायजादा, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर साई हॉस्पिटल, और डॉक्टर एसपी विश्वकर्मा जो कि दोनों डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं अभी देवरस साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन दें। आपके प्रयास से हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर पा रहे हैं। श्री देवरस साहब। मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति देवरस भी जुड़ी हुई हैं। उनकी ओर से भी सबको नमस्कार। पहले आज इस 10वीं साप्ताहिक बैठक में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन की ओर से आयोजित इस बैठक में सभी वरिष्ठ जनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर अभिजीत रायजादा एवं डॉक्टर एसपी विश्वकर्मा जी के विचार सुनेंगे। कोरोना के संक्रमण काल में व्यक्तिगत रूप से किसी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए वरिष्ठ जनों को खतरा है, मनाही है, और इसीलिए हमारे महासंघ ने यह एक परंपरा शुरू की है कि कोरोना काल में वर्चुअल मीटिंग के जरिए से, जूम के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरों के हालचाल देखें, एक दूसरों का चेहरा देख करके प्रफुल्लित हों। आज के जो प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर अभिजीत रायजादा, एमडी मेडिसिन और बिलासपुर में साई हार्ट हॉस्पिटल के संचालक हैं। उन्हें आज विशेष रूप से हमने बुलाया है। मैं डॉक्टर अभिजीत रायजादा को और एक बात की बधाई देना चाहूंगा कि वे कल ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाइयां, और उनके नेतृत्व में IMA का हमें विशेष सहयोग प्राप्त होगा ऐसी उम्मीद हम करते हैं, विशेष करके वरिष्ठ जनों के लिए। इसी तरह से डॉक्टर एसपी विश्वकर्मा जो कि रायपुर से हैं, प्राकृतिक चिकित्सा एवं एक्यूप्रेशर के माने हुए सलाहकार, माने हुए चिकित्सक हैं। इन्होंने सिंगापुर, भोपाल, थाईलैंड, कलकत्ता इत्यादि जगहों से इन 2 विधाओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और उनके इस प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ आज हमें वे अपने मुखारबिंद से देने वाले हैं। आए सुने हम इन दोनों को, और वरिष्ठ जनों को जो व्याधियां हैं या जो तकलीफें हो सकती हैं उनके प्रति सावधानी, प्रिकॉशंस के बारे में हम लोग जानें, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें, मस्त रहें और व्यस्त भी रहें। यही हमारा उद्देश्य है। मैं
आज उपस्थित सभी सदस्यों का, महानुभावों को से निवेदन करूंगा कि उनकी अगर कोई जिज्ञासा है स्वास्थ्य संबंधी और खास करके डिमेंशिया, अल्जाइमर या हृदय रोग या प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर में, तो वे अपना प्रश्न रख करके इस प्रश्न काल में उसका समुचित शंका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आप सभी का और दोनों ही चिकित्सक महोदयों का महासंघ की ओर से मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपना उद्बोधन शुरू करें। थैंक यू देवराज साहब। अब मैं अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह को रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अनम्यूट करें और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। श्री इकबाल सिंह, उपवेजा पेंड्रा। मैं सर सबसे पहले आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो वरिष्ठ लोग हैं, डॉक्टर देवराज साहब और श्री लालचंद जी, पुरुषोत्तम लाल जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में एक हिस्सेदारी दी और आज के कार्यक्रम में मुझको अध्यक्षता का अवसर दिया। मैं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर रायजादा साहब का और डॉक्टर विश्वकर्मा साहब का। पिछली कुछ मीटिंगों में मुझको इस कार्यक्रम में भागीदारी का अवसर मिला है और मैं महसूस करता हूं कि एक संख्या चाहे आप 21 बोलें, 31 बोलें, 51 बोलें, पर मैं इसको कहता हूं एक बहुत ही बड़ा फोरम है ये। इट्स ए ग्रेट फोरम और इस फोरम में जुड़ने से मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे लगा कि वाकई में इस फोरम को आपने बनाकर शायद बहुत लोगों का भला किया और बहुत लोगों को इससे जोड़ा और बहुत लोग इससे बहुत कुछ जान भी पा रहे हैं। मैं स्वयं भी मैंने महसूस किया कि इसमें बहुत सारी ऐसी हस्तियों से मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जो बातें बताई और उनके कार्यशैली और उनके कार्य की सोच और उनकी जो विधाएं हैं, तो मैं स्वयं उससे बहुत ही प्रभावित हूं। मैं एक सामान्य इंट्रोडक्शन के अवसर पे सामान्य भाषा में एक बात कहना चाहता हूं। शायद एक बार मैंने एक अवसर मिला था तो मैंने ये बात कही थी एक छोटी सी कहानी के रूप में कि पुरुषोत्तम लाल जी सोनी जो हैं, पीएल सोनी जी, ये मेरे बड़े बचपन के दोस्त हैं और बचपन की दोस्ती का आलम यह है कि मैं इस कहानी को दोहरा रहा हूं आज कि जब हमारे पास एक मेरे से हालांकि पुरुषोत्तम लाल जी 3 साल बड़े हैं, परंतु आमने सामने घर था और बहुत ज्यादा दोस्ती थी। मैं बहुत छोटा था, मैं चौथी पढ़ता था तो ये 7वीं पढ़ते थे। मेरे पास एक साइकिल थी, मैं तो कैंची चलाता था तो उस समय ये साइकिल चलाया करते थे और मैं बैठता था। आशय मेरा इस कहानी से ये है, आज बुधवार का दिन है और ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए। दरअसल क्या है, बुधवार को ही मेरा जन्म हुआ है और मैं ये कहानी इसलिए रोचकतापूर्ण बयान करना चाहता हूँ क्योंकि पुरुषोत्तम यहाँ पे मौजूद हैं और ये एक साक्षात गवाह हैं, चूंकि ये साथी थे। मेरी माँ ने मुझको बुधवार के दिन बुद्धू नाम दे दिया और वो बुद्धू नाम से ही मेरे को लोग बुद्धू कहने लगे। मैं भी समझा कि मैं वाकई में बुद्धू ही हूँ और ऐसे ही हालांकि जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त होती गई और कुछ अच्छे परीक्षाओं में भी मुझको आगे आने का अवसर मिला, परंतु बुद्धू से छुटकारा पाने का मैं प्रयत्नशील रहा। तो हालांकि आज से करीबन 20 साल पहले 98 में पूरे शहर के लोगों ने मुझको निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष चुना और मुझे इस बात को एहसास दिलाया कि मैं बुद्धू नहीं रहा और मैं कुछ हूँ। फिर भी एक बात मेरे मन में हमेशा रही कि कोई आदमी ऐसा हो जो मुझको और प्रमाणित करे। तो जब मेरे मित्र ने मुझको कहा कि भाई आज के इस कार्यक्रम की आपको अध्यक्षता करनी है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं कहा यार अब ये लगता है कि पुरुषोत्तम भी मुझको इस बुद्धूपन से निकालने वाला है और ये कहने वाला है कि अब तुम बुद्धू नहीं रहे, अब तुम एक बहुत ही वरिष्ठ जनों की मीटिंग के अध्यक्ष होने वाले हो। फिर ये क्वेश्चन मेरे मन में अभी भी घूम रहा है और मैं आप लोगों के बीच ये सवाल रखता हूँ, शायद आप लोग मुझको कहीं अच्छी सलाह दे पाएंगे कि बुद्धू तो
मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई वरिष्ठ होने के बाद 60 साल के बाद तो लोग सठिया जाते हैं। तो अब मैं इस चक्कर में फंस गया हूं कि मैं बुद्धुओं का अध्यक्ष बन रहा हूं कि बुद्धिमानों के बीच मेरा स्थान निर्धारित हो रहा है। तो खैर मैं इतनी ही बात कहना चाहता था आपके बीच में परिचय के दृष्टिकोण से। और फिर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस हल्की फुल्की बात करने के बाद मैं आज समझता हूं कि आज डॉक्टर रायजादा साहब और डॉक्टर विश्वकर्मा साहब के जो आज वक्तव्य होंगे वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे और उसको सुनने से निश्चित रूप से हम सब लोगों को बड़ा लाभ होगा। मैं इतनी ही सारी बातें करके आपको धन्यवाद देता हूं पुनः। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद इकबाल सिंह जी। आपने बुद्धू वाली बात जो कही ना, अब आप बुद्धू रहे होंगे, कभी रहे होंगे मुझे नहीं पता, नाम जरूर हम लोग करते थे, परंतु आप बुद्धिमान हैं और बुद्धिमानों के आज अध्यक्ष है। यहाँ जो ज्ञानी लोग बैठे हैं उनकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे, डॉक्टर अभिजीत रायजादा जी, क्योंकि आज हम लोगों को एंजाइटी और एल्जाइमर्स जो प्रॉब्लम होती है बुजुर्ग लोगों को, उसके विषय में पूरी जानकारी निरंतर दे सकेंगे। हाँ, आदरणीय आदरणीय देवराज शंकर, बड़ा सरल विषय नहीं है ये। डिमेंशिया बड़ा जटिल विषय है। डिमेंशिया बहुत ही जटिल विषय है। इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ा सरल भाषा में सामान्य बोले। और आप लोगों से निवेदन है, जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई चीज ऐसी है जो टेक्निकल है या जिसमें आपको प्रश्न पूछना, आप मुझे रोक भी सकते हैं, है ना। ये टू वे कम्युनिकेशन है। जरूर। और विषय प्रारंभ करता हूँ। डिमेंशिया का मतलब है मनोभ्रंश। संस्कृत में इसे मनोभ्रंश कहा जाता है, यानी विदाउट ब्रेन। हमारे ब्रेन का कामकाज कैसे चलता है और क्या डिमेंशिया है, क्या अल्जाइमर है, क्या हम इसको एजिंग माने, क्या हम इसको उम्र का नुकसान माने, क्या हम इसको पागलपन यानी शिजोफ्रेनिया माने, क्या इसको एमनेजिया यानी मेमोरी लॉस माने। ये इतनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। 90% ऐसे मरीज सबसे पहले मनोरोग विशेषज्ञ को भेजे जाते हैं, जो सबसे गलत बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ब्रेन का जो सेरिब्रल फंक्शन है, जो ब्रेन के सबसे कॉमन चीज है जिससे मनुष्य जो है जानवरों से भिन्न हुआ है, वो है ओरिएंटेशन फॉर टाइम, प्लेस एंड हमारी याददाश्त, हमारा भाव प्रकट करना, हमारा रोना, हमारा हंसना, चीजों पे रिएक्शन करना, गुस्सा करना, शांत रहना, उदासीन हो जाना, आक्रामक हो जाना, ये सभी ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन है। अब जैसे किसी व्यक्ति को अचानक बोलना है, आइए डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम भोजन करें और राजेश खन्ना की फिल्म कटी पतंग देखें। इसमें 3 अलग अलग सेंटेंस हैं। आइए हम तीनों बैठकर डाइनिंग टेबल में भोजन करें, के मुंह से क्या निकलेगा? ये पूरे जटिल वाक्य को वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और कैसे बोलेंगे? आइए टेबल पर राजेश खन्ना पतंग देखें, या आइए टेबल पर खाएं राजेश खन्ना। यानी न्यूरॉन के बीच का जोड़, जो ब्रेन की जान है, हमारे मस्तिष्क की जान है न्यूरॉन। आदरणीय वरिष्ठजनों, न्यूरॉन शरीर का एक ऐसा अंग है जो एक बार डैमेज हो गया, टूट गया, तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। ये हड्डी नहीं है। और करोड़ों अरबों खरबों न्यूरॉन से बना एक सुपर कंप्यूटर है हमारा ब्रेन। तो डिमेंशिया का अर्थ है भ्रंश, यानी ब्रेन के कुछ ज्यादा अंग, कुछ न्यूरॉन्स टूट गए, या तो वो टूट के मृत हो गए, तो जिस भाग का ये होगा वो भाग काम करना बंद करेगा। यानी पूरे ब्रेन को एक आप कंप्यूटर माने, एक वायर या एक ऐप या एक साइट मिस हो गई, इसको बोलते हैं डिमेंशिया। अगर इसको डिस्क्राइब करें तो व्यक्ति टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए ओरिएंटेशन नहीं कर पाता। वो पूछता है दिन है कि रात है, या पूछता है मैं घर में हूँ कि ये कौन आ गया, अपनी पत्नी से पूछता है ये कौन है। तो बड़ी भयानक स्थिति बनती है। बेटा बहू है कि अब बाबूजी सठिया गए। ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो फिल्मों से घर में आ गया। और अब व्यक्ति 80, 85, 90 साल तक की बात बड़ी सामान्य होती है। वो कहती है केले वाले के पास गए बाबूजी, 500 का नोट दे आए। केले वाले के पास गए, 500 का नोट दे आए और 2 दर्जन केले लाए।
जब पहले वाले ने पैसा लौटाया तो बाबूजी कंफ्यूज हो गए कि ये मुझे पैसे क्यों दे रहा है। क्या घर की बाई पर माता जी ने आरोप लगाया कि हार, सोने का हार भाई ने चुरा लिया। बाई घबराई, घर की बहू घबराई, और तब जाके उनके पतिदेव बताते हैं कि ये हार को तो आप 10 साल पहले लॉकर में रख के आ गई थी। तो आप सोचिए कि इससे प्रभावित कौन कौन हुआ। व्यक्ति स्वयं प्रभावित हुआ, उसके पतिदेव, उसकी सामाजिक संरचना प्रभावित हो गई। यानी शब्द का चयन, वाक्य का चयन, भाव का चयन सभी गड़बड़ा जाता है। आप समझिए, जो व्यक्ति एक आईएएस ऑफिसर है या बैंक में मैनेजर है या बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर है या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है, उनका नाती या पोता समझता है कि बाबूजी आप पागल हो गए, या एक शब्द को बार बार दोहराते हैं, या सब्जी खा ली है और पूछते हैं नाश्ता कर लिया, तो बोलते हैं कि मैं नाश्ता कर लिया क्या। और सबसे बड़ा भय डायबिटीज, बीपी और हार्ट वालों को रहता है कि वो इस भय में दवा नहीं खाते कि शायद मैं डबल डोज न कर लूं। अब इसके साथ साथ में उपाय भी बताएंगे कि घर का बेटा ब्रेकफास्ट टेबल पे पापा या दादाजी के साथ है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि बाबूजी का ये अध्ययन करे कि वो दवा भूल ना जाए। तो इसलिए बेटे ने दवा नाश्ते के साथ देनी है। तो पूरी जो सामान्य दवाई है, शुगर की, बीपी की, हार्ट की, उनको ब्रेकफास्ट और डिनर में डिवाइड कर लें, और घर की बेटा, बहू, नाते पोते, पत्नी, जो भी अपने को सामान्य मेमोरी की अवस्था में पढ़ते हैं, वो दवाई दें। दूसरा बात होता है, जूता और मोजा हाथ में रखे हैं, बाएं पैर का मोजा दाएं पैर में पहन लेंगे, दाएं पैर का मोजा बाएं पैर में पहन लेंगे, किचन में जाके जूते उतारेंगे, नहाने की बाल्टी किचन में या बाथरूम में रख देंगे, रखने के बजाय वो जाके पूजा घर में रख देंगे। तो आपको समझना चाहिए कि दाल में काला है। कोई सेंटेंस बार बार दोहरा रहे हैं, जगह को पहचान नहीं पा रहे हैं, प्लेस को पहचान नहीं पा रहे हैं, बहुत पहचाने व्यक्ति को अनजान बता रहे हैं, या एक हफ्ते में 2-3 बार याद दिलाने के बाद कोई नाम भूल जा रहे हैं। इसमें खतरा कहाँ पर होता है? जैसे बैंक अकाउंट में गए, एटीएम से पैसा निकालने गए, एटीएम नंबर भूल गए या वहां से कार्ड निकालना भूल गए, तो बहुत गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना हो सकता है। सबसे बड़ा जो रहता है चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, मूड में आने वाला अप एंड डाउन। सुबह सो के उठने के साथ वो सूर्य नमस्कार करते हैं, सभी बंधुओं को प्रणाम करते हैं, दिन में बिल्कुल सामान्य रहते हैं, शाम को सनसेट होते के साथ वो उदासीन, चिड़चिड़े, इरिटेबल, बात नहीं सुनने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मूड के चेंजेस हैं, अब इसको रूल आउट कैसे करें? रूल आउट ऐसे करते हैं, बड़ी सामान्य से तरीके हैं। जैसे बहुत अच्छे कैरम प्लेयर को हम बोलते हैं कि अब आप क्वीन लेके दिखाइए, बोर्ड गेम में उनका हाथ आजमाते हैं। अगर उनको डिमेंशिया है तो वो बोर्ड गेम खेलने को मना करेंगे। उनको हम प्रैक्टिस कराएंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसको 1 सप्ताह कराएंगे। अगले हफ्ते हम 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 यानी उल्टी गिनती सिखाएंगे। या हिंदी और इंग्लिश जिसमें वो अच्छे हैं, उनको क्रॉस टेबल सिखाएंगे। अब डिमेंशिया होता क्या है? डिमेंशिया का मतलब है ब्रेन के न्यूरॉन्स का या तो या आपस में कनेक्ट ना होना। अब इसमें इतनी वैरायटी ऑफ सिम्टम क्यों आते हैं? ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें अरबों चीजें सेव्ड है, और जिस क्षेत्र का, जैसे ये फोकस करने का, ये हमें किसी चीज में याददाश्त में फोकस करना है, तो ये फ्रंटल एरिया है। इसके बाद ये एरिया है स्पीच का एरिया, जहां पर वर्निक्स और ब्रोकास एरिया रहते हैं, बोलने का है। अगर यहाँ पर कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट आएगा तो आवाज में, कम्युनिकेशन में गड़बड़ होगी। इसके बाद होता है टेम्पोरल एरिया, ये सुनाई देने का रहता है। अक्सर वो 2-3 बार पूछते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, और हम लोग ईएनटी के डॉक्टर को दिखाते हैं, बोलता है कान बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद होता है ऑक्सीपिटल एरिया, ब्रेन के सिर के पीछे का हिस्सा, आंखों से इसका कनेक्शन रहता है डायरेक्ट। अगर यहाँ पर अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का इफेक्ट आया तो उनको धुंधला दिखेगा या अचानक चीजें उनके दिमाग से गायब हो जाएगी। अब इसको सर ने मुझे बोलना है डिमेंशिया और अल्जाइमर्स पे। तो डिमेंशिया और अल्जाइमर्स एक ही बीमारी के प्रकार है। डिमेंशिया माने अधिक से अधिक न्यूरॉन्स की मृत्यु। अब इसके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं या जिनमें शुगर बीपी होता है,
उनकी दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं या उसमें हेमरेज हो जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक वो हिस्सा है जिसमें वो पर्टिकुलर सप्लाई ही बंद हो जाती है। उससे थोड़ा माइनर होता है जहां पर कुछ प्रवाह खून का होता है, ज्यादा नहीं, जिसे हम इस्चीमिया कहते हैं, यानी ब्रेन के काम करने के लिए जितना ब्लड सप्लाई चाहिए उससे कम। इसमें लगभग 12 से 15% वास्कुलर कॉज होते हैं। वास्कुलर कॉज का कारण हम बता रहे थे शुगर, ब्लड प्रेशर और पुराना नुकसान। और इसका उपाय है, इसका बचाव है पानी ज्यादा पीना, नियमित पैदल चलना, योग प्राणायाम करना, स्मोकिंग, टोबैको या हाई फैट डाइट से बचना, लेट नाइट खाना नहीं खाना, और पुरानी मेमोरी सर 3 होती है, याददाश्त 3 होती है। पास्ट मेमोरी, हर व्यक्ति को मालूम है कि बचपन में 2 साल की उम्र में उनको माँ क्या बोल के बताए, जैसे अभी उबेजा जी ने बताया उनको बचपन से ही बुद्धू नाम दिया गया, तो इनको इस उम्र में भी याद है कि 2 साल में उनको क्या बोल के बुलाते थे, और इनको आज क्या खाया वो भी याद है। लेकिन 14 दिन पहले शाम को 5 बजे क्या खाया, या 1 महीने पहले शुक्रवार को मंदिर में कौन मिला, या सीनियर सिटीजन के पिछले कितने सदस्य पिछली मीटिंग में मौजूद थे, इसमें दिमाग पे जोर डालकर अगर आप याद रख पा रहे हैं तो आगे भी आप डिमेंशिया से मुक्त रहेंगे। यानी इसको कहते हैं पास्ट एंड रिट्रोग्रेड मेमोरी, यानी पिछले 1 महीने 1.5-2 महीने के काम ये सबसे कठिन होते हैं याद रखने को, क्योंकि अपनी जन्म, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, कब हमने मैट्रिकुलेशन किया, कब हम बड़े प्लांट में जनरल मैनेजर या एमडी बने, ये याद रखना बहुत आसान होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होते हैं। किंतु किस किस मृत्यु में आप जा नहीं पाए, कोरोना में किन लोगों ने आपको मदद मांगी आप कर नहीं पाए, ये शायद हमारे दिमाग में लास्ट 6 महीने की मेमोरी न रह पाए। अब सवाल ये है कि डिमेंशिया से बचाव किस उपाय से शुरू करना चाहिए। तो बचपन से मैथ्स, कैलकुलेटर या कंप्यूटर के द्वारा ना करके स्वयं करें तो दिमाग की एक्टिविटी, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। योग व्यायाम नियमित करें, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल से जहां तक हो सके दूर रहें तो वेस्कुलर कॉज का प्रिवेंशन होगा। दूसरा एक प्रकार होता है लुईस बॉडी डिमेंशिया, यानी एक खास तरह की एंटीबॉडी ब्रेन के अंदर काम करती है और जिससे हमारा जो है मनोभ्रंश हो जाता है, मतिभ्रंश हो जाता है, या ब्रेन के न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं। तीसरा जो आपने बोला अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स की बात जब मैं 10वीं पढ़ता था तब रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। रोनाल्ड रीगन का जब जिक्र आता था तो अक्सर वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, रोनाल्ड रीगन कुछ महानतम प्रेसिडेंट में थे लेकिन वो अच्छी मीटिंग में अचानक चीजों को भूल जाते थे। तब ये पहली बार 1978 से 80 के बीच रिसर्च किया गया कि ये व्यक्ति का दिन और रात में व्यवहार क्यों बदल रहा है। पहले सेलिब्रिटी थे सर रोनाल्ड रीगन, जिन पे ये रिसर्च किया, फिर अमेरिकन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो ये पहले हॉलीवुड के बड़े अभिनेता थे। इनका स्मोकिंग था अपने समय के बहुत, लेकिन इनकी क्या क्या गड़बड़ हुआ। पहला, जब इनकी एमआरआई जांच हुई तो ब्रेन के कुछ हिस्से सिकुड़े हुए मिले। ये नियमित दौड़ने वाले व्यक्ति, इनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया, ये रात जागना शुरू कर दिए, दिन में सोना शुरू कर दिए। ये 4 से 6 किलोमीटर चलते थे, सक्रियता इनकी कम हो गई क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से होने लगा। एक व्यक्ति सुरक्षा के लिए, एक व्यक्ति ड्रेस के लिए, एक व्यक्ति प्रेस के लिए। हमें देखना है कि डिमेंशिया से बचना है तो 45 की उम्र से अपना बैंक अकाउंट, अपनी दवाइयां, अपने डॉक्टर से कम्युनिकेशन, अपनी पुरानी, जैसे मुझे प्रेमचंद के नॉवल पढ़ने का शौक है तो मैं उसको जीवन में 15 बार 20 बार पढ़ूं, तो मेरी प्रिय चीजें उनको मैं छोड़ू नहीं, ये भी डिमेंशिया से बचाव का है नेचर। व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति हमेशा साफ सुथरा रहता है, वो अचानक उसके कॉलर के बटन खुले हुए हैं, या टाई पिन बराबर लगा नहीं है, या जूते के फीते खुले हुए हैं, या शेव बराबर किया हुआ नहीं है, इससे हम डिमेंशिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति हमेशा टाइट, नीट एंड क्लीन रहता है, वो अचानक बगैर प्रेस किए हुए कपड़े पहने आ गया, या किसी व्यक्ति को, हमको आदत है कि वो धुले सफेद कुर्ते के बगैर बाहर नहीं निकलता, अचानक वो गंदा सा दिखता है। यहाँ पर बात आती है सर आप सभी के कम्युनिकेशन की, प्रोफेशनल रिश्ते, मित्रों से आपका कम्युनिकेशन, पास के और दूर के रिश्तेदारों से कम्युनिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उनके लिए। हर व्यक्ति हर समय आर्थिक, शारीरिक या सामाजिक मदद नहीं कर सकता,
पर मानसिक, बौद्धिक और नैतिक मदद करना ही इस रोग का उपाय है। इस मीटिंग में इतनी ज्यादा संख्या में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी प्रबुद्ध व्यक्ति एक चीज जान लें कि अगर हम रेगुलर सोशलाइज हो रहे हैं, जैसे आपने बताया पिछले 7-8 हफ्ते से लगातार अलग अलग विषयों पे आप जूम के थ्रू मिल रहे हैं, तो पहला कंप्यूटर की ये टेक्निक को यूज करना, एक दूसरे को धैर्य से सुनना, अपने प्रश्न और बारीकियां आते तक शांत रहना और इस समय चिड़चिड़ाहट या धैर्य मिस नहीं करना एक प्रकार से डिमेंशिया को रूल आउट करना। सवाल ये है कि डिमेंशिया में होता क्या है। पहला मैंने बताया याददाश्त में कमी, खाना खाया या दवा खाई और भूल गए। दूसरा बात, हाल की बात भूल जाना, पिछले हफ्ते कहाँ गए थे उसी जगह दोबारा पहुंच जाना, जूते के ऊपर मोजा पहन लेना, नींद में, खास तौर पे नींद में कमी आना, सो के उठने के बाद चिड़चिड़ापन और टाइम, प्लेस और पर्सन का ओरिएंटेशन। अब कुछ बड़े सरल उपाय हैं जो आगे डॉक्टर विश्वकर्मा भी बताएंगे। पहला, मिडिल फिंगर का मसाज, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। एक्यूप्रेशर में मिडिल फिंगर का मसाज बहुत अच्छा माना गया है। यूरोपियन स्टडी में रेड वाइन को कहा गया क्योंकि अंगूर को याददाश्त से जोड़ा जाता है। हम इसके रिकमेंडेशन नहीं करते, किंतु डिमेंशिया में इसको इफेक्टिव माना गया है। कैफीन और चाय से टेनिन से यूज किए हुए केमिकल के द्रव्य यानी चाय और कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में रात के समय पीना इसमें नुकसानदेह है। एक बार बहुत कॉमनली बात हुई है कि चेंज कैलकुलेट करना। आप 1 रुपए 85 पैसे का कोई सामान खरीदे और आपने 50 रुपए का नोट दिया, तो 20 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का नोट, उनके कलर और साइज से पहचानना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने कोई उपन्यास पढ़ा, 62वें पेज तक पढ़ लिया, तो फिर से 60, 61 और 62वां पेज पढ़ना कि आपने कहानी कहाँ से छोड़ी थी। ये न्यूरॉन के तार जोड़ना है। जैसे हम लोग अपनी यादों के तार जोड़ते हैं, वैसे न्यूरॉन के तार जोड़ना। ध्यान रहे, इसमें कोई गोरा और काला नहीं है, इसमें कोई मेल और फीमेल नहीं है। डिमेंशिया में 45 बरस के बाद ये प्रक्रिया शुरू होते जा रही है। एक और बात कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर और कैलकुलेटर को यूज करने से हमारे ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो कम हो रही है और इसलिए इस बीमारी की उम्र घटते जा रही है। लगभग हिंदुस्तान में 40 लाख लोग हैं जो प्रूव्ड डिमेंशिया के केस है, माने जिनके पास एविडेंस है, जिनको न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया कि ये इसके केस है। अब आइए हम दिमाग की ताकत के बारे में बात करते हैं। पहला, हमारा मेमोरी पावर, जो प्रेजेंट, पास्ट और रिट्रोग्रेड मेमोरी पे रहता है। तो हम अपनी पुरानी तिथियों को, रिश्तेदारों के जन्मदिन और एनिवर्सरी जैसे फोन करते हैं और कैलेंडर में लिखते हैं, उसी प्रकार से जीवन के लैंडमार्क को, शादी की एनिवर्सरी, बच्चों के बर्थडे, अपने पुराने समय के सैलरी स्लिप या पासबुक्स को निकालेंगे, अपने अकाउंट नंबर, पहली मोटरसाइकिल या स्कूटर का नंबर, कार का नंबर और कलर डायरी में लिखेंगे। एक शब्द के अगर कई अर्थ हैं, जैसे डिमेंशिया का अर्थ है मनोभ्रंश, ऐसे 2-3 अक्षर जिसको बोलते हैं सिनोनिम्स खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे भूमि को हम भू भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं। पानी को जैसे वारी भी बोलते हैं, पे भी बोलते हैं, असम भी बोलते हैं, ओटू भी बोलते हैं। ऐसे 7-7, 8-8 सिनोनिमस कागज में लिखेंगे। कोई शब्द इंग्लिश या हिंदी का न्यूज़पेपर पे निकालेंगे और उसको डिक्शनरी से उसका मतलब खोजेंगे और उसके बाद वो अपने ग्रैंडसन्स या ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएंगे। क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लगभग 88 से 90,000 वर्ड है, जो सरल डिक्शनरी है, उसमें से भारत में लगभग 85% लोगों को आधे का भी अर्थ नहीं मालूम। अपनी मातृभाषा जो छत्तीसगढ़ी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, हिंदी इंग्लिश हो रही है, उसमें कम्युनिकेशन करना इसका एक बचाव है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इसकी दवाई क्या है, तो मैं कहूँगा इसका बचाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। 45 की उम्र में आपने सुडोकू या कैरम खेलना चाहिए, चेस का एक गेम खेलना चाहिए। कभी कभी चेस कोई पार्टनर नहीं है तो दोनों तरह की चाल स्वयं चलना चाहिए। जब आप जान जाए कि बुजुर्गों को ये समझ है तो उनको कन्विंस करने के बजाय उस परिस्थिति से बचें। काम वाली बाई ने सोने का हार चुरा लिया, तो उस झगड़े को हम बढ़ाने के बजाय हम जानते हैं कि वो हार चोरी नहीं हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है,
किंतु हमें उनको ये नहीं बताना है कि आप गलत बोल रहे हैं। हमको कन्विंस करना है कि हम भाई से समझा के उसको ले लेंगे, लॉकर से उस और को लाना है और देखिए ये मिल गया उसको बताना है, और अगले दिन वो भूल जाएंगे कि उन्होंने भाई पर क्या आरोप लगाए। तो चिल्लर गिनना या चेंज लाना, पुराने नंबर लेना, पुराने पुराने मोटरसाइकिल या कार के नंबर लेना, पसंद की किताब पढ़ना, बागवानी करना, सूर्य नमस्कार और सूर्य की एक्सरसाइज करना। योग में सर और विस्तृत बताएंगे, पर 3-4 बातें हैं। एक होता है सीरोटोनिन और एक होता है डोपामिन। डोपामिन ब्रेन में ऊर्जा लाता है। ये एड्रिनर्जिक हार्मोन है जो व्यायाम करने से बढ़ता है, तो हमारे शरीर में और दिमाग में रिलैक्सेशन होती है और तनाव को सहने की क्षमता बढ़ती है। न्यूरॉन का डैमेज इरिवर्सिबल है, इसलिए स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल को अगली पीढ़ी को भी प्रेरित करना है कि वो जितना कम से कम यूज करें। ब्लड प्रेशर से डिमेंशिया का डायरेक्ट, लेकिन ब्लड प्रेशर न्यूरॉन के टूटने का मेजर वजह है। दुनिया में स्ट्रोक के जितने भी मरीज होते हैं, लगभग 2/3 हाई बीपी के मरीज होते हैं, और उसमें से 1/3 ऐसे होते हैं जो डायबिटीज के भी मरीज होते हैं। अगर जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, तो अपनी लाइफ स्टाइल में व्यायाम का उपयोग, एस्पिरिन का उपयोग जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई, जो बड़ी सस्ती और सरल दवाई है, नींद का, अगर हमारा प्राकृतिक नियम है 10:30 सोना और 5:30 उठना, तो 11, 12 या 1 बजे जागना भी डिमेंशिया का कारण हो सकता है। इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि जो हमारा जो ड्राइव है, जो स्लीप साइकिल है, वो डिस्टर्ब होने से स्ट्रोक, लकवा, ब्रेन हेमेज, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया और अल्जाइमर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, संभावना बढ़ती है। कुछ खास तरह की सब्जी या कुछ खास तरह के फल खाने से डिमेंशिया या अल्जाइमर में कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मैं देवराज सर से बोलूंगा कि अगर वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहें, कुछ प्रश्न है, क्योंकि टेक्निकल बातें और बहुत सारी हैं, किंतु आपके जो सामान्य प्रश्न है उसको जवाब देने में मैं ज्यादा अच्छे से महसूस करूंगा, क्योंकि ये क्वेरीज जब तक सबकी सॉल्व नहीं होंगी, वन वे लेक्चर से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा सर, ऐसा मेरा मानना है। माननीय साव सर, माननीय सिंह सर, विश्वकर्मा सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं आगे बढ़ूं। सर देवराज साहब, मैं चाहूंगा कि आप सबकी तरफ से क्वेश्चन करें। सबकी तरफ से तो नहीं, हर एक की अलग अलग जिज्ञासा होगी। मैं तो डॉक्टर राजदादा के बताए हुए नुस्खों का उपयोग स्वयं करता हूँ। सामान्य ऐसा है, कभी कभी ढूंढते रहते हैं और आईने के सामने जब आप खड़े रहते हैं तो लगता कंघी सिर पे ही नजर आती है। कभी चाबी कोई सामान कहीं पर रख करके भूल जाता है आदमी और उसको याद नहीं आता कि कहाँ पे रखा है, और वो परेशान रहता है। लेकिन 2-4 दिन के बाद में अचानक वो मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। तो ये जो स्मृति भंग है, इसको रोकने के लिए कोई विशेष प्रयोग, विशेष योग या विशेष दवाई ऐसी कुछ अगर है तो डॉक्टर साहब बताने की कृपा करें। बीमारी का मैंने जैसे बताया, बहुत सारी मेडिकल बीमारियों से इसका संबंध है। जैसे डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल आगे डिमेंशिया को बचाव में है, तो डायबिटीज का, शुगर का टाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है। दूसरा, नींद का, स्लीप साइकिल का, स्लीपिंग पिल्स भी ब्रेन के रिलैक्सेशन में। सर, ब्रेन ऐसा अंग है जिसको सोने की अनुमति नहीं है। हार्ट और ब्रेन को सतत चलना है और उसकी जिम्मेदारी है, और ब्रेन पूरी बॉडी का ड्राइवर है सर। हार्ट को किस गति से चलना है, सांस को कितनी गति से चलना है, खाना कैसे आगे बढ़ेगा, पेट कब साफ होगा, कब आपको यूरिन लगेगा, ये पूरा संचालन ब्रेन के हाथ में है। अगर ये रिलैक्स नहीं होगा सर, तो तरह तरह की चीजें, जैसे बाथरूम, जो कुछ मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो बार बार बाथरूम जाते हैं, 9:40 में गया, 10:30 में गए, 11:45 बजे गए, तो इनके रिश्तेदारों को पता करना है कि इनको प्रोस्टेट की समस्या है, या इनका शुगर कंट्रोल नहीं है, या यूरिन का इन्फेक्शन। क्योंकि सबसे बड़ी अल्जाइमर और डिमेंशिया में बात क्या होती है, जैसे बम्बई या पुणे में हाई राइजिंग बिल्डिंग है, उसमें वो घूमते घूमते लिफ्ट में चले जाते हैं, घूमते घूमते लिफ्ट में, चलती ट्रेन में वो बाथरूम जाने की बजाय दरवाजे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है उस क्षण उनका ब्रेन जो कम्युनिकेशन करना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन है, जो सामंजस्य है, जो मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग करता है, वो लॉस हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि बाथरूम जाते समय एक हैबिट बनाए कि दरवाजा अंदर से बंद मत करें। उग्र व्यवहार के समय उनको कंट्रोल करने की बजाय
अगले समय जब वो सामान्य हो जाए तो उस समय आपको बताना है कि कल आपने गलती से 12 रोटी खा ली या आपने 10 के बजाय 20 यूनिट इंसुलिन लगा लिया था, तो हमने आपको थोड़ी शक्कर खिलाई और आपका शुगर डाउन होने से बच गया। ये बातें 2 से 3 बार उनके दिमाग, क्योंकि वो इंसेन नहीं है सर, वो पागल नहीं है, वो शिज़ोफ्रेनिक नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल ब्रेन का, नॉर्मल सामान्य आईक्यू का व्यक्ति है, किंतु उनके टाइम, प्लेस और पर्सन का जो ब्रेन में मेमोरी चिप है वो डिस्टर्ब है। इसलिए सर ने जैसे बताया, चीजों को करने के पहले लिखना, जैसे हमारा हमें मालूम है 1 बार पढ़ने से 25% मेमोरी रहती है। ब्रेन जितना भी शार्प रहे, 4 बार पढ़ने से 80% चीजें याद रहती हैं। तो अगर हम उसी काम को 8 बार करेंगे, जैसे शर्ट का बटन लगाना है, तो आप टोकने के बजाय शर्ट का बटन सही लगा दें। अगर वो कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो उनको रोकिए मत, आप साथ में जाइए, सुपरवाइज करिए। और गलती से उन्होंने नोट का कलर पहचान लिया, पहले 20 रुपए का येलो नोट आता था, रेड नोट आता था, अब जो है 500 का नोट अलग कलर का आता है और 1000 के नोट नहीं चलते, 2000 का नोट भी पिंक कलर का आता है। तो वो कलर आप उनको ओरिएंटेशन कराइए। आप एटीएम में उनको भेज रहे हैं तो देखिए कि उस अकाउंट का आप उनको पासवर्ड और कार्ड दीजिए जिसमें बहुत ज्यादा बैलेंस ना हो। 2-3 अगर आपके अकाउंट है तो एटीएम का उपयोग वहीं करें जहां सबसे कम पैसा हो, क्योंकि दुनिया में सज्जन लोगों के अलावा है जो बुजुर्गों की इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। चीजों का पीतल और सोने में फर्क, पीतल और सोने में फर्क दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये फर्क आप उनको ओरिएंटेशन से समझा सकते हैं, पर ये प्रैक्टिस करने से आता है सर, इसकी कोई मेडिकेशन एज सच नहीं है। ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल, अब जैसे 3 बीमारियां हमने बताया, तो अल्जाइमर में बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं जिसमें ग्रीन टी का असर बहुत अच्छा दिखा गया। योगा, प्राणायाम, शीर्षासन, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है टी का असर बहुत अच्छा, इस पर स्टडीज भी हुई है। एस्पिरिन को प्रिवेंटिव माना गया, अगर समय पे अगर डायबिटीज या बीपी के मरीज एस्पिरिन ले रहे तो ब्रेन के न्यूरॉन का नुकसान नहीं होता। मेथिकोबालामीन और B1 B2 विटामिन जो है बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। कई बार देखा गया है कि ये वायरस अल्जाइमर्स कुछ वायरस डिजीज के बाद ज्यादा पाए गए हैं। जैसे अभी कोरोना में ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ज्यादा हो रही है सर, कोरोना में लंग्स में या ब्रेन में क्लॉटिंग ज्यादा हो रही है, तो आने वाले समय में मेमोरी लॉस के और अल्जाइमर्स के केसेस बढ़ने की संभावना है। और अगर आपके डॉक्टर मना नहीं करते तो थोड़ी मात्रा में एस्पिरिन आपके ब्रेन को बचा सकता है अगले 3 से 6 महीने। आखिरी बात मैं बोलूंगा, एक्सीडेंट से बचाओ, सबसे इम्पोर्टेंट है। अल्जाइमर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में जाते हैं। जैसे अभी कोरोना में बुजुर्ग हाथ में थैला लेके अचानक मास्क लगाना भूल गए, अब घर के बच्चे बाहर कॉलोनी में पार्क में खेल रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, और घर आने के बाद वो अपने रिश्तेदारों से, ग्रैंडफादर से मिल रहे हैं। यहाँ पर उनको नहीं समझ में आ रहा कि अभी हमको मास्क लगाना है या हमको हाथ धोना है या सैनिटाइज करना है। तो ऐसी भीषण परिस्थिति में घर के जो बाकी रिश्तेदार हैं उनको इस चीज का रिमाइंडर कराना या ये करके देना है कि आप मास्क लगा के ही कहीं जाइए। इसकी दवाइयों के बारे में, जैसे एमआरआई का एक जांच है, बहुत विजिबल जांच है। अगर एमआरआई में कुछ खास एरियाज हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस है एक एरिया, थैलेमस है, अगर यहाँ छोटे इन्फार्क्ट या माइक्रो इन्फार्क्ट मिलते हैं, हर हमेशा बड़े बड़े डैमेज नहीं मिलते, कुछ काले काले निशान मिलते हैं, यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और ध्यान रहे, अगर हम इनको मनोरोग विशेषज्ञ के पास भेजते हैं और वो मानसिक दवाई देते हैं तो ब्रेन का अपभ्रंश बढ़ेगा। यहाँ पर मनोरोग विशेषज्ञ से ज्यादा रोल फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट का है। आपको मेमोरी लॉस हो रहा है तो सीधे जाके मनोरोग से मिलना उचित उपाय नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वो नींद की दवाइयां देते हैं जो ज्यादा डोज में होती है। अगर ये ज्यादा डोज में नींद की दवाइयां हम लंबे समय तक लेते हैं तो ब्रेन की दवाओं पर निर्भरता आती है और न्यूरॉन में शिथिलता और मृत्यु दर बढ़ती है। ये छोटी सी भ्रांति है कि बुढ़ापे में या बढ़ती उम्र के साथ नींद कम हो जाती है। क्या यह एक नेचुरल प्रोसेस है? अगर यदि है तो नींद पूरी करने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करने के लिए नींद ना आती हो तो नींद की गोलियां लेना क्या श्रेयस्कर है? और वो भी अगर यदि है तो किस फ्रीक्वेंसी में ली जाए? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटीज, बीपी और सांस के मरीजों की कभी भी नींद सर पूरी नहीं होती। और नींद में 3 बातें होती हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, आती है जो पहले 40 मिनट सोने के पहले आप
इस प्रकार से इस दौरान हम लोग सपने देखते हैं, इस दौरान दिन भर का घटनाक्रम हमारी आंख से गुजरता है, दिमाग से, और यही वो समय है जिस समय हार्ट की धड़कन बढ़ना, ब्रेन हेमरेज होना, स्ट्रोक होना मैक्सिमम होता है। या तो ये नींद शुरू करते समय होता है या सुबह जब हम उठते हैं उस समय होता है। तो अगर आपकी ये साइकिल लंबी है तो आपकी फिजियोलॉजिकल स्लीप यानी प्राकृतिक नींद नहीं है। ऐसा तब होता है जब सोने के पहले चाय कॉफी या गर्म चीजों का उपयोग करते हैं, या फिजिकल निष्क्रियता है। यहाँ पर शारीरिक सक्रियता का बहुत रोल है, क्योंकि बचपन में हम ग्राउंड जाते हैं और खेलते हैं और बुढ़ापे तक हमारा ब्रेन एक बड़ा मेमोरी बैंक बन जाता है। और ब्रेन की नेचुरल है कि वो बैड मेमोरी को याद रखता है, गुड मेमोरी को भूल जाता है। किसी ने आप अपशब्द बोले तो ब्रेन जल्दी कैच करता है। कहीं कोई दुर्घटना हुई तो अपन उस जगह को उस दुर्घटना से याद रखते हैं। किसी ने जीवन भर आपको जय श्री राम बोला, आप भूल जाते हो, पर अचानक उसके मुंह से आपसे बुराई निकली तो वो दिमाग में रजिस्टर होता है। ये टेंडेंसी उम्र के साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि जो जीवन की स्पीड है, जो आर्थिक स्रोत है, शायद आखिरी 10, 15, 20 साल में नहीं मिल पाती। तो इसलिए हमको जीवन में अपना उद्देश्य अपने सामाजिक मित्रों, परिवार के सदस्यों के साथ रखना है, और सोने के पहले कम से कम 20 मिनट पैदल चलना अच्छी नींद का बहुत अच्छा वो है। इसमें एक दवाई आती है जिसको सबसे कॉमनली हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जोलपिट है। इस दवाई की खास बात यह है कि जो नेचर में रैपिड आई मूवमेंट और रिलैक्स नींद का जो कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन करती है। तो इसमें आपका 10 बजे, अगर आपने 8 बजे दवा खाई तो 10 बजे से 5:30 बजे तक 7.5 या 6.5 घंटे की ही नींद आती है। दूसरा, अगले दिन हैंगओवर नहीं होता है कि अगले दिन आप थके हैं कि आपका व्यायाम का मन नहीं हो रहा। ध्यान रहे, अगर जीवन के उत्तरार्ध की बैड मेमोरीज आपको रात के सोने के पहले बेडरूम तक जाती है तो ये डिमेंशिया का कारण हो सकता है। तो इसमें भजन करना, योग करना, प्राणायाम करना और जीवन की उपलब्धियों के लिए 10 मिनट अपने मन में परिवार के साथ शेयर करके खुश होना कि हमने जीवन में अच्छा काम किया, या दिन भर में बच्चों के कुछ अच्छे काम को सोने के पहले बेडरूम में ले जाना, इसका बहुत बड़ा उपाय है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक Thank you. प्रश्न मैं करूंगा। जी कृपया आप बताएं, क्या इकोस्प्रिन यदि रेगुलर ली जाए तो उसमें जी। कोई नुकसान फ्यूचर में तो नहीं है सर इसका? इकोस्प्रिन दुनिया का पहला ड्रग था जिसने हृदय रोग से मृत्यु दर में जबरदस्त कमी लाई। इकोस्प्रिन एक ड्रग था। एस्पिरिन जो है जी 60 और 70 में सिर दर्द के लिए यूज किया गया। उस समय 650 मिलीग्राम से 1 ग्राम ग्लास में घोल के पीते थे, जी और उससे पेट में अल्सर, उससे ऐसे बड़े साइड इफेक्ट आए। तो एक समय आया जब 1980 में एस्पिरिन को यूरोप में बैन कर दिया गया। ये बात मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ, वही एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन 75 मिलीग्राम में ब्रेन और हार्ट के लिए रामबाण बन गई, क्योंकि उम्र के साथ आपकी नलियों में जो जाम आता है, जो कचरा जमता है, जो क्लॉटिंग आती है, उससे बचाने में ये अद्भुत दवाई है। लगभग करोड़ों लोगों की जान इससे बची है। छोटे एंजाइना या बड़े हार्ट अटैक में अगर चूरा करके एस्पिरिन को जीभ के नीचे रख दिया जाए तो आराम से मरीज अस्पताल तक पहुंच जाता है। किंतु जिनको अल्सर है पेट में, जिनको छाला है, जिनको एंडोस्कोपी में छाला या एसिडिटी बताई गई है, या जिनको पाइल्स की शिकायत है, या जिनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे सिकल सेल या थैलेसीमिया बच्चों में, उनको डॉक्टर के परामर्श से लेना चाहिए। सुरक्षित तौर पे 75 मिलीग्राम मैंने लास्ट 20 साल में अनुभव किया है। 75 मिलीग्राम ड्रग सेफ है, जिससे किसी को एसिडिटी अल्सर नहीं होता, और ऑन एन एवरेज 2 साल तक आपका जीवन एक्स्ट्रा कर देता है, क्योंकि इससे आपको हार्ट अटैक और इस्चेमिक स्ट्रोक यानी ब्रेन में ब्लॉकेज की समस्या नहीं आती। सबसे जरूरी बात है, कोई घाव कटा फटा है, कोई घाव भर नहीं रहा, या कोई ब्लीडिंग के ऑपरेशन हुए हैं, या ब्रेन हेमरेज हो चुका है आपको, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह के बगैर एस्पिरिन नहीं खा सकते। थैंक यू सर। सर आई हैव ए क्वेश्चन। मैं उडुपी से हूँ, पद्माकिनी कर्नाटक से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसे कि जब जिसको भी डिमेंशिया या ओल्ड पीपल जब अपना स्थान चेंज करते हैं, लाइक घर शिफ्ट किया, या रोड पे रिपेयर हो गया, रोड सब वन में ऐसे सब हो गया, तो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को। मेरे पापा जो है 80s में अपने आप चल सकते थे, बैंक को सब, फिर ये रोड का डिजाइन सब चेंज हो गया ना, तब उनको बहुत मुश्किल हो गया। ये कैसे इफेक्ट करता है ओल्ड पीपल को? ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है। अगर आपका फ्लैट का फ्लोर चेंज हो जाए
या आप अपने बेटे के साथ उसी शहर में दूसरी कॉलोनी में रहने चले जाएं 1 महीने के लिए, तो भी आपका ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि जो अपने घर के नाती पोते हैं, जो 12 से 20 साल के बच्चे हैं, वो आपको गूगल का उपयोग करना सिखाएं। यहाँ पर गूगल सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉम्बे, दिल्ली या पुणे में हम जाते हैं, तो अपने रिश्तेदार के घर 4 बार जाने के बाद भी हम नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? उनका फ्लैट नंबर, उनका स्ट्रीट नंबर, उनका एरिया नंबर, बॉम्बे में तो ईस्ट और वेस्ट है, दिल्ली में पूरा चारों साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है। अगर आप ईस्ट की जगह वेस्ट भी याद रख लिए तो आप भटक जाते हैं, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर डायरी में करेक्ट नंबर लिखा रहना मोबाइल एक इसका सॉल्यूशन है। इसका कोई मेडिकल थेरेपी नहीं है, बल्कि इसका सोशल थेरेपी है। पहला, उनको अकेले ना छोड़ें। फास्ट मूविंग व्हीकल जैसे लिफ्ट या मेट्रो में अकेले जाने ना दें, अनलेस कोई सक्षम व्यक्ति उनके साथ हो। नई जगह में कभी कभी उनको पैदल लेके जाएं, क्योंकि कार में आप 100 बार वहां से जाएंगे तो भी वो सीख नहीं पाएंगे। और कुछ लैंडमार्क, यहाँ पर अस्पताल है या एसटीडी है, या यहाँ पर आपका जो आपका मोबाइल रिपेयर सेंटर है, जिन चीजों की उनको रोजमर्रा जरूरत की, सब्जी लेने, मिल्क बूथ, मोबाइल रिचार्ज, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, वहां जाएं और वहां से वो मदद ले सकते हैं। मेमोरी के लिए कोई एक्सरसाइज है क्या? मेमोरी के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें कि ब्रेन का सर्कुलेशन रहे, लेकिन ये ओल्ड एज में करने के पहले आपके फिजिशियन से ब्लड प्रेशर और ब्रेन की नॉर्मल स्थिति जानना जरूरी है। अगर आपको अस्थमा है तो शीर्षासन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन ऑक्सीजन पे चलता है। ब्रेन को 5 मिनट से ज्यादा ग्लूकोज और 10 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी में नहीं रख सकते। अब ये देखिए, जो भी ब्रह्मांड में उथल पुथल होती है वो हमारे शरीर में होती है। आज जैसे हमारे अभी लेक्चर में एक आया है कि जो कोरोना, देखिए इसके पहले भी क्या डेंगू आया, क्या कालरा आया, ये बहुत बहुत सी बीमारियां जो डिस्टेंस से आती रही। आज ये हमारे पास ये आके आ गया है कोरोना। तो इसका भी ब्रह्मांड से ही संबंध है। हम किसी आदमी या किसी को दोष देना उचित नहीं है। ये बीमारियां आती रहेंगी, आगे 10 साल बाद या 7 साल बाद फिर एक बीमारी आएगी जो कि अपने लीवर और गॉल ब्लड को इन्वॉल्व करेगी। ये एक भविष्यवाणी है, तो इस पर अपन नहीं जाएंगे, अपन इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो शरीर है उसकी समानता देखते हैं। शरीर में क्या होता है? 2 पैर हैं, 2 हाथ है, एक सिर है और थड़ है। तो इसी में ये शरीर है। इसमें आप देखिए कि इसमें 2 हाथ है, ये सिर है, 2 पैर है, ये एब्डोमेन एरिया ये है। तो उसी समानता को हम इसमें अगर लेते हैं तो देखिए इसमें ध्यान से, ये है 2 बीच के 2 पैर हैं, ये हाथ है, ये हाथ है और सिर का भाग है। चूंकि ये हाथ जो है, अंगूठा एक ऐसा अपने शरीर में भगवान ने दिया है, वो सबकी मदद करता है, सबसे। जब तक ये अंगूठा मदद नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। तो इसको सिर का इसीलिए माना गया है कि इसमें ब्रेन और ऊपर के सभी ऑर्गन्स या टिश्यू वगैरह रहते हैं। तो अब आप देखिए कि मैं इसको समानता के आधार पर देखता हूँ। जैसे किसी के घर में बच्चा होता है तो बड़कियाँ या मौसी बुआ बोलती हैं, अरे तो इसका चेहरा इसके जैसे है, इसका चेहरा ऐसा है। एक समानता की दृष्टि से देखिए आप, और उसको थोड़ा मनन कीजिए ध्यान से। तो अब मैं समानता पर जाता हूँ कि जैसे मैं खड़ा हूँ, ये हाथ है अपना सीधा ऐसा। अब इसमें देखिए 2 पैर के इंडिकेशन है। ये इधर का राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, और ये गर्दन का भाग हो गया, ठीक है। और ये बीच का है पूरा चेस्ट एरिया हो गया। अब और समानता देखिए, ये अंगूठा को आप देखिए, पर अपने अंगूठा को देखिए, यहाँ पहली लाइन के ऊपर एक उठा हुआ भाग है। जरा ध्यान से देखिए अपने तरफ, बिल्कुल। अगर वो उठा हुआ भाग आप देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो ये क्या है कि हम चेहरे पर जब हाथ रखते हैं तो पहले नाक टच होती है, और तो ये नोज का सिंबल है। नोज की करस्पॉन्डेंस से नाक है। यदि आपको नाक में कोई तकलीफ है, नाक से सांस लेने में तकलीफ है, या आपको नाक बह रही है, या नींद में खर्राटे आ रहे हैं वगैरह आ रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को, ये जो उठा हुआ भाग है, इसको ऐसा, ये प्रोब है, इसको ऐसा मसाज कीजिए, इसको मसाज। उसी समय आपको विद इन अ मिनट आपको आराम मिलेगा। दूसरा समानता देखिए, इसके ऊपर 2 आईज हैं, ये आईब्रो, 2 आंखें, इधर 2 आंखें, 2 आंखें, इसको इमेज करिए।
ये 2 आंखों का सिंबल है, और इसके बाद आईब्रो है, और उसके बाद फोरहेड है, और उसके बाद हेड है। तो ये इसको इसमें इमेज करिए। यदि चाहे तो मैं पेन से डार्क कर खींच बताता हूँ। ये नोज का एरिया, ये आईज, ये फोरहेड, आईब्रो, और ये इस प्रकार से ये नोज। अब ये देखिए इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर ये नोज का एरिया, आईज का एरिया, और इसके बाद ये जो लाइन है अंगूठे की, ये अंगूठे की पहली लाइन जॉइंट की, इसको आप देखिए। इसके ऊपर ये जो लाइन है, अपनी दाढ़ी के ऊपर एक लाइन है, ये लाइन के ऊपर माउथ है, ये माउथ की करस्पॉन्डेंस है, इसमें माउथ का करस्पॉन्डेंस है पूरे में। और अंगूठे के नीचे ये लाइन की एक लाइन इधर है कॉलर बोन के पास। तो इस बीच का जो गर्दन का भाग है, इसमें है वोकल कार्ड है, आवाज की लैरिंक्स है, और थायराइड पैराथायराइड का सिंबल्स मिलते हैं इसमें है जाके। और इसके नीचे एकदम लगे हुए जो टॉन्सिल्स होते हैं, अक्सर अपन देखते हैं बच्चों में या किसी में टॉन्सिल्स की परेशानी हो जाती है, तो इस पर ये टॉन्सिल्स के इंडिकेशन है, उसकी समानता है। इसी के आंखों के बाजू में ये कान, ईयर्स, ये ईयर्स होते हैं, इसके बाजू में इसको देखा जाए, और दोनों तरफ ये 2 कान हो गए, 2 आंख हो गई, फोरहेड हो गया, माउथ हो गया, और ये अपने टॉन्सिल्स हो गए। टॉन्सिल्स के नीचे ये वोकल कार्ड या अन्ननली, श्वास नली वगैरह, थायराइड पैराथायराइड का यहाँ पर सिंबल है। अब ये लाइन आखिरी जब आती है यहाँ पर, इसके नीचे क्या है, अपना चेस्ट एरिया पड़ता है। चेस्ट एरिया उठा हुआ भाग है। इस उठा हुआ भाग को देखिए, ये उठा हुआ भाग है, इसके आप 2 पार्ट कर दीजिए ऐसा लाइन करके, ऐसा 2 पार्ट। और इसमें इधर इसको एक तरफ ये, एक तरफ ये आपके लंग्स का सिंबल है, लंग्स की समानता है। इसमें आपकी लंग्स की कोई तकलीफ है, परेशानी है, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा था, इसमें मैंने इनको काफी चीज बताया है। इसमें सिर्फ कलर लगाना है, मेथी लगाना है, और उसको एक्टिवेट करना है, उसको बढ़ाना है उसकी क्रिया को, इसमें उनको लाभ मिलता है। या ये 2 लंग्सा हो गया। इसी के बीच में ये 3/4 नीचे लेफ्ट की तरफ हार्ट का पोजीशन है। हार्ट जो होता है ना अपना, वहां पर इसके हार्ट के सिंबल होते हैं। तो ये तो हो गया है, ये अपनी डायफ्राम लाइन होती है, ये डायफ्राम लाइन के ऊपर अपने लंग्स है, हार्ट है, और ये वोकल कार्ड है, सिर का एरिया है। अब इसके पीछे देख लेते हैं, साथ ही साथ चलते हैं अपन। इसके पीछे, अंगूठे के पीछे, ये पीछे भाग आते, तो नाखून को छोड़ दीजिए। नाखून छोड़ के ये जो तो मोड़ेंगे तो यहाँ एक गड्ढा दिखेगा। देखिए अब अपने अंगूठे में भी देखते जाइए, ये एक गड्ढा दिखेगा, ये एमो पॉइंट है, अबलांगाटा। ये जैसे अपन हिप पर हाथ रखते हैं और नीचे जाते हैं तो एक गड्ढा मिलता है, हाथ सिर के बिल्कुल नीचे, ये गड्ढा का ये पॉइंट है, और ये पॉइंट इसको ये गड्ढा दिख रहा है, ये अबलांगाटा है। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, और इसमें अगर चोट लग जाती है या किसी प्रकार का वो हो जाता है इंजरी, तो आदमी बेहोश भी हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। अक्सर कराटे वाले इस पर ही वार करते हैं, जिससे कि जो सामने वाला है वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये अबलांगाटा के नीचे आपकी ये सर्वाइकल गर्दन, देखिए गर्दन, ये गर्दन के नीचे यहाँ पे देखिए एक गठान ये गई, एक गठान नीचे आई, अंगूठा में आप लोग देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल जो अपनी पीछे की लाइन होती है, सर्वाइकल होती है, स्पाइन का भाग, ये 7 भाग, इस गठान तक 7 वर्टिब्रा होते हैं स्पाइन के। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल तकलीफ है, गर्दन मोड़ने में परेशानी है, या कुछ भी है, तो आप इसको मार्क कीजिए, ये 7 वर्टिब्रा को। एक्सरा इसमें हमारा काम नहीं करता। अगर एक्सरा देता भी है रिपोर्ट कि भाई 3 और 4 वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, तो हम उसको नहीं मानते। हम अपने प्रोब से इसको चेक करते हैं, और हम अपने एक्सरे से देखते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होता है, जहाँ चुभन होती है, हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको लाभ मिलता है। तो ये इसको डिवाइड करने के लिए इस गठान से इस गठान तक पहले सेंटर लेते हैं, फिर उसका सेंटर, फिर उसका, ऐसे 7 मनके हम लोग इसमें से तय कर लेते हैं, और एक एक मनके के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और उसके बाद और आगे आते हैं, नीचे आ रहे हैं, तो नीचे ये जो भाग है, यहाँ ये गड्ढा मिल गया, यहाँ तक जो अपनी सर्वाइकल थोरेसिक, यहाँ तक 8 वर्टिब्रा थोरो के पीठ के
8, यहाँ पर हाथ सरकाएंगे तो गर्दन के नीचे एक उठा हुआ भाग दिखेगा, उठा हुआ गठान है, वो वहां तक सर्वाइकल है और उसके नीचे से थोरेसिक चालू होती है। तो ये इस प्रकार से आप 8 थोरेसिक के वर्टिब्रा यहाँ पर मिलेंगे आपको। उसके बाद यहाँ से ये चूंकि अंगूठा इधर आ जाता है तो ये जब सीधा लेंगे ये दोनों पैर के पीछे, अब दोनों ये पैर है ना, दोनों पैर के पीछे ये पूरी स्पाइन आपको मिलती है। इस स्पाइन पर कमर दर्द है, नीचे का दर्द है या जो भी है इस पर इलाज करते हैं। इसका बाद में बात करते हैं, सामने चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर अपन आए थे लंग्स के ऊपर, ये डायफ्राम लाइन, ये डायफ्राम लाइन। अब नीचे की कंस्ट्रक्शन देखते हैं, शरीर का समानता देखिए कि समानता क्या है। अंगूठे में 2 लाइन है, 2 लाइन है, दोनों की समानता ये है। अब इसमें अपन नीचे आते हैं तो जैसे मैंने बताया लेफ्ट हैंड मतलब इंडेक्स फिंगर एक साइड की, इसमें समानता देखिए। ये 3 भाग हैं, इसमें 1 जॉइंट है, 2 जॉइंट है, 3 जॉइंट है। तो हाथ में देखिए 1 जॉइंट है, 2 जॉइंट है, 3 जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, ये 3 जॉइंट इसमें समानता मिल रही है। उसके बाद आप देखिए बीच की उंगली पैर के लिए, पैर में भी 3 जॉइंट है, पहले एंकल जॉइंट, दूसरा घुटने का जॉइंट, तीसरा हिप जॉइंट, ये 3 जॉइंट समानता है। वैसे ये बाएं तरफ, ये दाएं तरफ समान है इसमें। अब यहाँ पर अपन आते हैं ये पैरों की कंस्ट्रक्शन। अब अपने पीछे चेस्ट में देखिए कि डायफ्राम लाइन हो गई। अब इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ से ये जो बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया, ये जो एरिया उठा हुआ भाग, इसको लीवर का समानता देंगे। लीवर का इंडिकेशन है और लीवर के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है, लीवर का इससे सभी काम होता है। इससे यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर का समानता दी गई है। वो कैसे टेस्ट करते हैं, यहाँ से सीधा लाइन और यहाँ से सीधा लाइन, जहाँ ये आता है पॉइंट वहाँ पर ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट होता है। ये लीवर की करस्पॉन्डेंस है और लीवर के ट्रीटमेंट इस पर किए जाते हैं। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है यहाँ ये जो हार्ट लाइन कहती है अपनी हाथ के लिए, यहाँ पर अपेंडिक्स को माना गया है। उससे ये लार्ज इंटेस्टाइन इधर से ऐसा आती है, ये यहाँ से घूमती हुई और यहाँ से जाती हुई और ये असेंडिंग कॉलन यहाँ एनएस में ये चली जाती है। यदि आपको इंटेस्टाइन की परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन है, मोशन है, लूज मोशन है, हार्ड मोशन वगैरह वगैरह है, इसमें प्रेशर देके हम उसको रिलीज कर सकते हैं। तो बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हाथ हो गए, पैर हो गए, ये स्पाइन हो गया। मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। और उसी प्रकार किडनी के प्रॉब्लम है तो ये लाइन है, ये जो दोनों उंगली की लाइन से आए तो यहाँ एक ऑब्स्ट्रक्शन है, मेटाकार्पल बोन, इधर से ये दोनों किडनी के फंक्शन हैं। तो ये एक समानता की दृष्टि से बता रहा हूँ कि आपका शरीर आपके इस हाथ में है, आपकी सभी बीमारियां इसमें कंट्रोल होती हैं और वो क्योर होती हैं, आराम मिलता है। इसी में आयुर्वेद के शास्त्रों में दिया गया है 10 उन्होंने विधाएं बताई हैं। यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, ये 10 उंगलियों में इसमें व्याप्त है। सभी ऑर्गन्स, सभी आर्टरीज, सभी इसमें टिश्यू, सभी चीज इसमें मिलती है और सभी इसमें आराम लेते हैं। अब इसके लिए देखिए बहुत सिंपल ही है। अब इसमें आप देख लीजिए इसमें जो होलिस्टिक टूल्स क्या काम करते हैं। ये होलिस्टिक टूल्स है। आपको कोई भी परेशानी, कैसी भी परेशानी है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है, आपका हाथ पर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप ये करेला है। करेला एक ऐसा है कि जो खाते हैं तो डायबिटीज ठीक भी होती है, लेकिन इसको आपको हाथ में अच्छी तरह से चलाना। इसको आप इस प्रकार से पूरे तरह से चला देंगे तो आपको पूरा रिलैक्स मिल जाएगा बॉडी में। दूसरा क्या है, एक रिंग होती है, इस रिंग को आप 10 उंगली में कम से कम 10-10 बार चलाएंगे इस प्रकार से, तो आपकी बॉडी के हाथ पैर के जितने भी तकलीफ है, नींद नहीं आना, एंजाइटी होना या परेशानी होना, ये सब चीजें इससे रिलीज होता है। ये हुआ आपके होलिस्टिक टूल्स। इसमें एक बॉल भी आता है जिसके हिसाब से करके और उसको रिलीज करते हैं। तो ये हो गई समानता। अब सवाल उठता है कि यदि मान लीजिए आपको कोई तकलीफ है या आपको कोई क्वेश्चन है तो इसमें मैं ट्रीटमेंट थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने चर्चा की कि याद नहीं आता,
स्मरण शक्ति, देखिए ट्रीटमेंट पे जाता हूँ, स्मरण शक्ति आपकी कमजोर हो गई है, तो एक हार्ट का एक पॉइंट है, हार्ट का है, एक छोटी उंगली है, इसके अंदर साइड नाखून के कोने पर, ये नाखून के देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक मेथी दाना टेप में लेके चिपका दीजिए और इसको चिपका रहने दीजिए 6-7-8 घंटे, आपकी मेमोरी जो है, आपकी याददाश्त में बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा क्या है, याद ना आना, जैसे कोई चीज है भूल गए हैं, रख दिए, साहब बोले यार यहाँ रख दिए थे, वहां भूल गए और भूल गए, इसका एक लीवर है, लीवर का है यहाँ पर, ये एक लीवर का पॉइंट आता है, मैं यही बता, ये मिडिल फिंगर में फर्स्ट इधर पर लीवर पॉइंट है, इसको आप दबाइए या इसमें कलर लगा दीजिए या इसमें मच्छी बांध दीजिए, आपको याददाश्त में फर्क पड़ेगा। हाल में याद ना आना, हाल में जस्ट अभी कुछ काम कर रहे थे, चाय भूल गए, याद नहीं आ रहा, एक लंग्स का पॉइंट है, ये लंग्स का पॉइंट यहाँ पर होता है अंगूठे में, आप यहाँ पर मच्छी लगा दीजिए और उसमें प्रेशर दे दीजिए, आपकी वो स्मृति आने लगेगी। अब बार बार चेक करना, कोई भी चीज को पर्स भूल गए, यार कहाँ गया, चाबी कहाँ गया, बार बार चेक करना है, तो उसको H7 हार्ट का 7 नंबर पॉइंट होता है, जो यहाँ होता है, यहाँ पर मसाज कर दीजिए आप, आपकी वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अभी एक अपने सज्जन ने, अपने दोस्तों ने ये बोला कि नींद नहीं आती, नींद में देखिए, एक तो अपना है कि आप 7 बजे शाम से मोबाइल टीवी बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं देखिए, 8 बजे के अंदर खाना खा लीजिए और 2 घंटे आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए मतलब बात कीजिए, काफी पढ़िए, किताबें पढ़िए, वगैरह वगैरह पढ़ते रहिए, और उसके बाद 10, साढ़े 9, 10 या जो टाइम है उसमें आप सोने को बिस्तर पे चले जाइए। उसके पहले एक ऐसा ब्लैक कलर का पेन लें या ब्लू, डार्क ब्लू कलर लें, ये अंगूठा का ये यहाँ पर ये है जॉइंट, इधर ऐसा राउंड बना दें, ठीक है, और उसके नीचे एक गठान से दूसरे गठान तक, ये सर्वाइकल का एरिया, इसमें ब्लैक कलर लगा दें, और उसके बाद आप ये इंडेक्स फिंगर है, इसके नाखून के पास एक ग्रीन कलर लगा दें, और इस ब्लैक कलर को या डार्क ब्लू कलर को इस अंगूठे के यहाँ पर पूरा सराउंडिंग में ऐसा करके इतना कर लें। आप इतना करिए, आपको नींद नहीं आएगी, आप ऐसे सोएंगे कि सवेरे उठाना पड़ेगा, इसलिए ये आप क्रिया कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको बीपी की परेशानी, बीपी भी बताता हूँ कि बीपी की परेशानी में ये डार्क ब्लू स्केच पेन अंगूठे के ठीक इसे टिप के नाखून और ये गठान के बीच में लगाना है, और दोनों तरफ ये लगाना है, और ये देखिए, अगर हाई बीपी है तो ब्लैक कलर लगाना है, लो बीपी है तो रेड कलर लगाना है, ये हुआ। और यदि आपको दोनों को समान करना, दोनों को करना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से आपको ये पेपर टेप आता है, ये पेपर टेप में मेथी दाना, 2-3 ठो मेथी दाना, ठीक है, ये जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ से जलिए, जहाँ मुड़ती है यहाँ पर इसको ऐसा चिपका देना है। दूसरा, ये देखिए, अंगूठे का ये जो जॉइंट है, जॉइंट के बिल्कुल 1 mm नीचे टूवर्ड्स इंडेक्स फिंगर तरफ आपको यहाँ पे ऐसा चिपका दीजिए। इसको आप कंटिन्यू रात को लगाएं, सवेरे निकाल दें, तो 3 महीने में आपकी बीपी की दवाइयाँ गारंटी से छूट जाएगी। इसमें सबके प्रैक्टिकल हो चुके हैं और इसमें आराम मिला है लोगों को और कर रहे हैं। ये बीपी का हो गया, नींद का हो गया। और यदि आपको किसी प्रकार की पेशाब रुक नहीं रही है, किसी प्रकार का आपका स्टूल रुक नहीं रहा है, कोई ऐसी परेशानी आ रही है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि इसमें रेड कलर, देखिए मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर के नाखून के तरफ रेड कलर लगा लीजिए इस प्रकार से। दूसरा, पिंक कलर दाहिने हाथ में मिडिल फिंगर पर, ये नाखून के चारों तरफ पिंक कलर लगा लीजिए। आपकी ये समस्याओं पे निदान होगा और आप इसमें से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का है कि इसमें इलाज सबका है और इसमें हो सकता है। डॉक्टर साहब ने जो बताया डिमेंशिया का, मानते हैं वो सब चीज़ है भाई, अपन किसी पैथी की बुराई नहीं करते, हमको सब पैथी समान है और हम उनको आदर करते हैं।
लेकिन हमारा जो नेचुरोपैथी, हमारा जो कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी और सीड थेरेपी, इसमें मेडिटेशन, योगा, ये वगैरह वगैरह, हम इस पर काफी भरोसा करते हैं और इसमें हम लाभ भी ले रहे हैं। आज देखिए हमारा जो इस संस्थान का इलाहाबाद में है संस्थान, इसकी पूरे सेंटर से परमिशन हो चुकी है। अभी कॉन्फ्रेंस था, 8 मिनिस्टर्स आए थे सेंट्रल के, उन्होंने परमिट किया है और निकट भविष्य में हो सकता है 2-4 महीने में गवर्नमेंट से भी इस पर मान्यता मिल जाएगी और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इसमें काम कर सकेंगे। तो साथियों, ये मेरा बेसिक था, बाकी का थोड़ा टाइम ज़्यादा है। अभी मैंने फिलहाल फ्री एजुकेशन, फ्री इसका मैंने क्लास चालू किया हूँ। इसके बाद फ्री के दिन में हर घर में एक थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी इमरजेंसी को टाला जा सकता है और कोई भी प्रकार की जो रात में कोई ऐसी आ गई है तो उसको वो संभाल सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है। अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ है या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए, मैं उसका सामान बताने की कोशिश करूंगा संभव हो तो। थैंक यू सर। ठीक है साहब। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपना मोबाइल नंबर अगर बता दें तो लोग कभी जरूरत पे आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये मेरे पास ये सुविधा है सर कि यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मोबाइल पे कांटेक्ट करें, बाय वीडियो या बाय, मैं आपको ट्रीटमेंट बाय स्केच, बाय व्हाट्सएप बराबर करके देता हूँ और उसमें बराबर आपके लिए वो करता हूँ। तो प्लीज 98279 जी 98279 68 343। थैंक यू डॉक्टर साहब। आदरणीय विश्वकर्मा जी हमारे वरिष्ठ नागरिक फोरम रायपुर के उपाध्यक्ष भी हैं। वाह वाह। और इन्होंने आज हमें अपने ज्ञान का थोड़ा सा 1-2 बूंद देने की कृपा की है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनकी जो नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर है इसके ऊपर में जो जानकारी आज इस वर्चुअल के मीटिंग के माध्यम से दी गई है, यह बहुत ही कम मानी लगती है। मुझे लगता है कि विश्वकर्मा जी अगर एक दिन का ऐसा पूरा क्लास या एक दिन का सेशन लेकर के वरिष्ठ जनों को समझाएं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कभी बिलासपुर में अनुभव भवन में अगर ये कोरोना काल थोड़ा खत्म हो जाए या कमजोर हो जाए तो इस तरह का एक सेशन करने की अनुमति प्रदान करें। हम उसकी व्यवस्था करेंगे ताकि अधिक से अधिक वरिष्ठ जन इसका लाभ उठा सकें। दूसरा थोड़ा सा प्रश्न था कि एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी तो हम कुछ आपसे समझ गए। एक्यूप्रेशर के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो जिमी नाम की चीजों से और कुछ 2-3 इक्विपमेंट से जो उपचार करते हैं उसमें क्या फर्क है? जो आपने तो मेथी के दाने के बारे में बताया, पत्तियों के बारे में बताया, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें तो मेहरबानी होगी। इसमें शरीर की हर मेरिडियन, हर ऑर्गन की हर पाथवे हाथ में उपलब्ध है। इसमें हम उनके पॉइंट देखते हैं, जैसे उनकी एनर्जी देखते हैं, विंड, हीट, हॉटनेस, जैसे 5 तत्व होते हैं ना, 5 तत्व के पॉइंट होते हैं जो शरीर बना है। उन पॉइंट्स पर वो मेथीदाना, मैग्नेट, सीड्स वगैरह अप्लाई करके या कलर, इवन कवर, जैसे हम लोग बुजुर्गों को कलर और बच्चों को कलर थेरेपी से करते हैं। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अभी ये क्या है, यहाँ झटका लगा था और ये अच्छा दब गया था तो पेन हो रहा था, मैंने ब्लैक कलर लगा दिया, आराम मिल गया। ये बहुत सिंपल, सरल और कम खर्च में ये काम करने वाली थेरेपी है। और इसमें जैसे देवरा साहब बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। मैं अपना समय अक्सर देता हूँ। अभी मेरी पटना क्लास हुई थी, पूना हुई थी, दिल्ली हुई थी, तो ये क्लासेज मेरी जो है ऑनलाइन चल रही थी अभी तो, लेकिन जो ऑफलाइन है उसमें मेरे को ज्यादा समझाने में मजा आता है और समझने में लोगों को ज्यादा आता है। नजदीक से वो समझ सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो साहब मैं आपसे और निवेदन करूंगा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ निमंत्रण किया और भविष्य में भी शायद ऐसे संपर्क बना रहे। धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें हम YouTube में अपलोड कर रहे हैं। यदि आप इस प्रोग्राम में कोई चीज मिस कर गए हैं या आप रिपीट करना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, आपको आज के सेशन का और इसके पहले के 3 सेशन का पूरा लेक्चर आपको सुनने के लिए मिलेगा।
आप उससे कभी भी सुन सकते हैं, और उसको जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये फायदा है कि अगर आप वर्चुअल क्लास में मिस कर रहे हैं किसी चीज को, तो आप वहां से उसको रिकवर कर सकते हैं आप कभी भी। और हम चाहेंगे कि ये जानकारियां बीच बीच में स्पेशल प्रोग्राम अरेंज करेंगे। देवराज साहब, मैं चाहूंगा कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। आज की इस 10वीं बैठक में उपस्थित सभी श्रोताजनों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन या महासंघ की ओर से हमने इस कोरोना काल में वर्चुअल साप्ताहिक बैठक का एक प्रोग्राम शुरू किया है। आज 10वीं बैठक बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो रही है। इसके आयोजन में संचालक श्री पीएल सोनी ही बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। उनके साथ श्री इकबाल सिंह जी, डॉक्टर अभिजीत रायजादा, डॉक्टर विश्वकर्मा एवं सभी सदस्यों का, विशेष करके कर्नाटक से जुड़ी हुई पद्मा किनी जी और विद्या गोवर्धन जी, इंदौर से चंद्रकांत महामुनि है, सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। उनके जुड़ने से हमारा उत्साह बढ़ा है और आने वाले दिनों में जब तक ये कोरोना का संक्रमण है और हमारा फ्री मूवमेंट चालू नहीं हो जाता है, तब तक हम इसी तरह से हर हफ्ते किसी नए सब्जेक्ट के ऊपर में और नए विद्वान व्यक्तियों के आगमन से हम ज्ञानवर्धन कर सकेंगे। पुनः आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहें और हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। धन्यवाद। आप लोगों को सभी को आज जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और देवराज साहब को जरूर याद दिलाना चाहूंगा, महिलाओं की उपस्थिति सराहनीय है और आपने जो कमिटमेंट किया था आप उसको पूरा करेंगे। एक सेशन महिलाओं का कार्यक्रम, भले आपके लिए वो टाइम टेकिंग हो या परेशानी का हो, आप अरेंज करिए, कोऑर्डिनेट करिए। हमारे बीच विद्या गोवर्धन मैडम, पद्मा किनी मैडम, मंजू जैन, प्रेमलता, यमला साहू जी, आरती सोनी, मंदाकिनी त्रिपाठी व अन्य जो बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी जी, एक नाम भूल गए, मिसेस देवरस भी जुड़ी हुई थी। अभी थोड़ी नहीं, उनको ना हम भूल सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। वो हर प्रोग्राम में आती हैं और अपना काम भी घर का साथ साथ करती रहती हैं। महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वो कार्यक्रम के लिए सुझाव दें। सुझाव अभी तक मेरे पास में नहीं आया है। मैं कोई महिला विदुषी अगर किसी विशेष सब्जेक्ट के ऊपर में कुछ परिचर्चा जैसी चीज रखना चाहें या कुछ ऐसे व्याख्यान अगर रखना चाहें तो उनका स्वागत है। मैं पुनः स्वागत करूंगा विशेष करके पद्मा किनी जी से। अगर वो कोई कार्यक्रम का, वो शायद संगीत का कार्यक्रम देती हैं, ऐसा मुझे याद आता है। चिदम्बरे के साथ में चिदम्बरे भी आज जुड़े हुए हैं, तो उनका एक कार्यक्रम अगर वो अपन तो महिलाओं का अगर ऐसा कार्यक्रम पद्मा किनी जी दे सकती हैं तो उनका स्वागत है, हम उनका स्वागत करेंगे। आप यमला साहू मैडम को जिम्मेदारी दीजिए, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगी, सक्षम है और प्रोग्राम अरेंज कर लेंगी, है ना? मैं तो उनसे चर्चा कर चुका हूं और उनको ही ये जिम्मेदारी पहले भी दी गई है। ठीक है, आज भी देता हूं। आज भी उनसे निवेदन है, अपना पूरा प्रोग्राम विथ वीडियो यूट्यूब से एंजॉय करिए। ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और सारा प्रोग्राम हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे और आप लोग इसको जैसा भी आनंद लेना चाहे लीजिए। और एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना काल में ज्ञान प्राप्त करिए। एक से एक वरिष्ठ लोग हैं। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, कार्यक्रम ज्वाइन करते रहिए। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इकबाल सिंह जी धन्यवाद अध्यक्षता के लिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।